Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th and 11th of August 2022। 10 और 11 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर के हम आए हैं और आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लगेगा। जैसा लगे आपको उस तरीके से आप अपना रिएक्शन अपना फीडबैक दे सकते हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि संविधान के कौन से आर्टिकल के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वायर्ड है कि वो इंफॉर्मेशन फर्निश करे रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को बताना जरूरी है किस आर्टिकल के तहत। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप लोग आई होप इसको कर पाएंगे या कर लिया होगा आपने इसको। इसका करेक्ट आंसर है बी यानी कि सी यानी कि आर्टिकल 78। तो आर्टिकल 78 के तहत ये प्राइम मिनिस्टर के पास रिक्वायरमेंट है कि उसको इन्फॉर्मेशन देनी रहती है टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द डेंसिटी इज लोएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट जैसे से बढ़ती है, एल्टीट्यूड जैसे से बढ़ता है वैसे से डेंसिटी बढ़ती है और सरफेस ऑफ द अर्थ पे डेंसिटी लोएस्ट रहती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर एट इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है ना। तो दूसरा कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर में जो थिकनेस है इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर। तीसरा कह रहा है कि वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर। तो अब आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 या 3, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली या 1 2 3। तो आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए यानी कि 2 and 3। पहला स्टेटमेंट बस गलत है, डेंसिटी इज लोएस्ट नियर द सरफेस लिखा है एंड इज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ये गलत है। डेंसिटी जो होती है वो हाईएस्ट वहाँ पे होती है, सरफेस पे होती है एंड डिक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स, तीसरा है पर्सनल टैक्स पेमेंट्स, चौथा है नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड। तो आपको बताने के इसमें कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का कंपोनेंट कौन कौन सा है। ऑप्शन आर 1 2 4, बी इज 3 ओनली, या फिर 1 2 3 4 या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपके पास कितना पैसा बचता है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसका कंपोनेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं कैलकुलेशन के समय। तो इनमें से कोई भी उसका कैलकुलेशन का पार्ट नहीं, कि ये सारी चीज़ें तो माइनस की जाती हैं, है ना। आप सोचो ना, कॉर्पोरेट टैक्स आपको अपनी डिस्पोजेबल इनकम से माइनस करना पड़ेगा, फाइन्स आपको डिस्पोजेबल इनकम से माइनस करने पड़ेंगे, पर्सनल टैक्स पेमेंट आपको माइनस करने पड़ेंगे और नेट इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से माइनस करना पड़ेगा। भाई आपको मान लो सपोज करो यू आर गेटिंग 5000 रुपीज़, अब आपको कॉर्पोरेट टैक्स 100 रुपये भरना है तो आप 100 रुपये माइनस कर दोगे। भाई डिस्पोजेबल इनकम तो 100 रुपये माइनस करोगे। फिर आपको सपोज करो नॉन टैक्स पेमेंट फाइन कर देना है 100 रुपये का, तो 100 और माइनस करोगे। पर्सनल टैक्स पेमेंट 100 रुपये का है वो और माइनस करोगे, और नेट इंटरेस्ट पेमेंट 100 रुपये का है तो वो भी माइनस करोगे। तो आपके पास पर्सनल डिस्पोजेबल कितनी बचती है, 4600 रुपये बचेगी। 5000 माइनस 400, है ना। तो कुल मिलाकर ये सारे ही कंपोनेंट नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। मूव करते हैं सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। अगेन अ वेरी इजी सीसैट क्वेश्चन ऑलरेडी आज इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्शन के। तो अ वुमन रन्स 12 किलोमीटर्स टू हर नॉर्थ, 12 किलोमीटर नॉर्थ में मूव करती है, देन मूव 6 किलोमीटर टू हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, है ना। फिर 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसको आंसर करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में वो है। तो आंसर इसमें लिखा है एन एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, an angle less than 45 degree north of east, an angle more than 45 degree south of east and an angle more than 45 degree north of east। A very very good question। I hope आप लोग आंसर करेंगे इसको, ठीक है ना। तो this is the question to you। I hope you will try to attempt it। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज है फ्रंट पेज की न्यूज है, टू बूस्ट स्पेंडिंग सेंटर रिलीजेस 1.16 लाख करोड़ टू द स्टेट्स। अब सेंटर जो है वो 1.16 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को दे रहा है, क्यों, ताकि स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सके, है ना। अब ये पब्लिक स्पेंडिंग या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंतर्गत आता है। देखो ये पूरी चीज जो होती है ना, ये कहलाती है फिस्कल पॉलिसी। याद रखिएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखो मैंने आपको बताया था पॉलिसीज दो तरीके की होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो
वो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना, रेपो रेट को बढ़ाना घटाना, CRR SLR को बढ़ाना घटाना ये काम करती है, तो दैट कम्स अंडर योर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत क्या आता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंडिंग को बढ़ाता है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, या फिर सपोज करो उसको कम करता है ना, तो वो कहलाता है, ठीक है ना। एम क्या होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? तो एम फिस्कल पॉलिसी का होता है कि भाई किसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रोथ को बढ़ा सके, दूसरी चीज इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके, दूसरी चीज की एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना और ग्रोथ को इंक्रीज करना, दो एम रहते हैं जब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, तो ठीक है ना। अब मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूँ आपको, कौन कौन सी टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी की, आपको दिखा देता हूँ। तो पहली रहती है फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी। तो फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी देखो आपके सामने, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो रहती है इट इज इक्वल टू द टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इक्वल टू द टैक्सेशन एंड टैक्सेशन इज इक्वल टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है ना। तो आप देखो दोनों बराबर होते हैं, जितना आपको टैक्सेशन हो रहा है उतना ही आपका स्पेंडिंग हो रहा है, मतलब इसको बोलेंगे फिस्कल न्यूट्रल, ना मनी सप्लाई बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है ना। जितना आपको टैक्स मिला उतना आपने पूरा लगा दिया, सो दैट इज द फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि आपके पास टैक्सेशन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन आप इन्वेस्ट कम कर रहे हो, मतलब मार्केट में आप पैसा कम डाल रहे हो, आपको ले ज्यादा रहे हो दे कम रहे हो, मतलब आपके रेवेन्यू, आपका टैक्सेशन आपका ज्यादा है, टैक्सेशन इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन ये आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बेसिकली वो कम है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी कम है, टैक्सेशन इज ग्रेटर, है ना, टैक्सेशन इज ग्रेटर, है ना, याद रखिएगा इसको। तीसरा आपका कहलाता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मतलब कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमने देखा ये वाला जो केस है, आज का जो हमने केस है वो गवर्नमेंट का इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी का केस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अब बढ़ा रहा है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर रहा है, सो इट इज़ अ पॉसिबल केस दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है टैक्सेशन से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट जब टैक्सेशन से ज़्यादा स्पेंडिंग करता है उसको हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो तीन हो गई, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी और आपका न्यूट्रल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्रीबीज के रिगार्डिंग अपना एक स्टेटमेंट दिया है। अब देखो ये क्यों बता रहा हूँ मैं स्टेटमेंट, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका मेंस क्वेश्चन देखो फ्रीबीज पे आएगा इस बार, है ना। दिस इज प्रोबेबल क्वेश्चन मेंस पे आएगा ही आएगा। तो फ्रीबीज के लिए अलग अलग व्यू पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप निगेटिव तो बहुत सारे लिख दोगे, है ना, कि भाई हर लोग यही बोल रहे हैं कि गलत है, गवर्नमेंट पैसा वेस्ट कर रही है, बैंक्स के ऊपर बहुत लोड पड़ता है, सारी चीज़ें बोलती हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई फ्रीबीज जो है कई बार वो लाइफ सेवर्स का भी काम करते हैं ना। कई बार मान लो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, कई बार क्रॉप फेलियर हो गया, कई बार कोई और प्रॉब्लम है, कोविड जैसी समस्या आ गई, तो ऐसे में फ्रीबीज की जरूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। पीपल डोंट हैव इनफ टू ईट, पीपल डोंट हैव इनफ टू सर्वाइव। तो ऐसा नहीं है, हाँ इरेशनल फ्रीबीज ज़रूर गलत है वोट्स के लिए जो की जाती हैं, लेकिन आप जो रेशनल फ्रीबीज है उनको नहीं लगाओ। तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, दोनों लिख लीजिएगा। इरेशनल फ्रीबीज और रेशनल फ्रीबीज में डिफरेंस होता है ना। तो रेशनल फ्रीबीज को आप बंद मत करो, लेकिन हाँ इरेशनल फ्रीबीज पे आप ज़रूर लगाओ जो कि सिर्फ वोट गेन के लिए आते हैं। तो वोट गेन के लिए जो किए जाते हैं फ्रीबीज वो आप बंद करो, लेकिन अगर कोई रेशनल फ्रीबी है तो उसको मत करो, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है जस्टिस यूयू ललित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस यूयू ललित हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, आई होप यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं एयर फेयर बैंड्स गो, लास्ट मिनट फ्लाइट टिकट्स मे गेट चीपर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हुआ क्या, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अभी ये डिसाइड किया है कि अब वो एयर फेयर का जो बैंड था उन्होंने डिसाइड किया था वो 31 अगस्त से नहीं रहेगा। क्या हुआ था, मई 2020 में, मई 2020 में इन्होंने क्या किया था, दे स्टार्टेड गिविंग एयर फेयर बैंड्स। एयर फेयर बैंड्स का मतलब क्या होता है, एयर फेयर बैंड का मतलब है कि एक उसकी सीलिंग प्राइस होगी, टॉप पीक प्राइस होगी, एक उसकी बॉटम प्राइस भी फिक्स होगी। मतलब कि सबसे लोएस्ट प्राइस भी फिक्स कर दी और सबसे अपर प्राइस भी फिक्स कर दी, और उसके बीच में मतलब इस बैंड के बीच में आपको प्राइजेस रखने हैं। अब देखो ये क्यों किया गया होगा, किया इसलिए क्या होगा कि मान लो उस समय महंगाई बहुत बढ़ रही होगी, एयर फेयर के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, तो भाई एक सीलिंग लगा दी कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक लोअर भी लगा दिया ताकि जो आपकी एयर एविएशन कंपनीज हैं उनको नुकसान ना हो।
अगर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो वो अपनी फ्लाइट्स नहीं चलाएंगे, है ना, उसमें भी नुकसान है। तो कुल मिलाकर के दोनों चीज़ों का कारण रखा गया था। बट इससे हो क्या रहा था कि अगर आपका सपोज करो प्राइस कम किया भी जा सकता हो, सपोज करो एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइस घट गया, सपोज करो एटीएफ का प्राइस घट गया। अब अगर एटीएफ का प्राइस घट गया तो आप इतना ज़्यादा फेयर लेकर के क्या करोगे, बट बैंड के कारण आप इससे नीचे प्राइस रख नहीं सकते हो, है ना। तो ऐसे में कई बार जब सस्ती भी होनी चाहिए फ्लाइट्स तो वो महंगी मिलती हैं, है ना। तो ये जो एयर फेयर बैंड था इसको 31 अगस्त से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हटा दिया है, ठीक है ना। पहले ये था कि 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर अगर आप टिकट करा रहे हो, मतलब जाने के जर्नी के 15 दिन के अंदर, तो ये एयर फेयर बैंड लागू होते थे। अब ये लागू नहीं होंगे, मतलब कि पूरा का पूरा जो फेयर है, यानी कि पूरा का पूरा जो एविएशन का फेयर है वो आपके किस पे डिपेंड करेगा, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। नाउ द एंटायर फेयर विल डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस, की मार्केट कैसा चल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। अब कल के फ्रंट पेज की भी एक दो न्यूज़ आइटम्स मैं आपको बता दूं। जैसे कल सीबीआई के बारे में आया था, सीबीआई के बारे में थोड़ी सी बातें बता देते हैं अपन पहले। सीबीआई का एक तो बेसिक फैक्ट याद रखेगा, इट इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, अगर आपसे पूछेगा सीबीआई के ऊपर तो ये स्टेटमेंट जरूर रहेगा कि सीबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो याद रखिएगा सीबीआई इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी। हालांकि इसकी जो पावर्स है, सीबीआई अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत ही अपनी पावर डिराइव जरूर करता है, लेकिन इट इज नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है चीफ विजिलेंस कमीशन को और लोकपाल को करता है। एंड इट इज अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है ना। एंड ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि करप्शन के केसेस, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके केसेस भी इसी के पास आते हैं, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ये मदद करता है। सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, हालांकि ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एंड इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो संथनम कमेटी ने रिकमेंड किया था। संथानम कमेटी जो थी, संथानम या संथनम कमेटी, उसने रिकमेंड किया था 1962-64 में इसकी कमेटी का, इसको बनाने का रिकमेंडेशन दिया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और सीबीआई के जो डायरेक्टर उसको 2 साल का मिनिमम टेन्योर जो है वो फिक्स किया गया सीबीआई डायरेक्टर के लिए। आपके लिए सवाल ये है कि आपको बताना है सीबीआई का जब डायरेक्टर सेलेक्ट होता है तो उसके लिए कौन सी कमेटी रहती है, उसकी कमेटी मेंबर कौन कौन से रहते हैं। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, या तो आप सर्च करके बताओ या तो आप मुझे ऐसे बताओ, लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर को सेलेक्ट करने की जो कमेटी है वो कौन सी है, ठीक है ना। कल की एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज की कि कस्टम डिपार्टमेंट विल गेट द पैसेंजर्स डेटा। तो एयरलाइंस नाउ विल हैव टू मैंडेटरीली प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर्स टू द कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एयरलाइंस को मैंडेटरली क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की सारी डिटेल कस्टम डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है ना। एंड दिस विल बी फॉर प्रिवेंटिंग ऑफेंसेस एंड प्रोवाइडिंग प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंडर्स अंडर द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962। याद रखिएगा, लिख लीजिए, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए और उनके लिए यूज किया जाएगा ये डेटा। तो कस्टम डिपार्टमेंट को अब सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। हर एयरलाइन, एवरी एयरलाइन विल ट्रांसफर द पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, जो PNRI इंफॉर्मेशन होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, वो उनके रिजर्वेशन सिस्टम के डेटाबेस से कस्टम डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनफैक्ट फॉर एवरी इंटरनेशनल फ्लाइट, हर इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में, डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया और अराइविंग इनटू द कंट्री, चाहे वो इंडिया से बाहर जा रही हो चाहे इंडिया में अराइव कर रही हो, ऐसे हर उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस शुड बी बिफोर 24 आवर्स, 24 घंटे पहले ये इन्फॉर्मेशन किसके पास आ जानी चाहिए, कस्टम डिपार्टमेंट के पास आ जानी चाहिए। देखो उनको पता रहे कौन सा व्यक्ति जा रहा है, अगर कोई केस अगर किसी को पकड़ना है तो उसको पकड़ सके। कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जो केसेस हैं उस केसेस के अंदर लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए सारी चीज़ की जा रही है। यहाँ पे लिखा है भैया कि गोदावरी नदी जो है, कृष्णा नदी जो है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ की हालत बन रही है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज फिर बता दूँ आपको, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वारधा, वेनगंगा, प्राणहिता जिसका जो कि कॉम्बिनेशन है वारधा, वेनगंगा और पेनगंगा का, इंद्रावती, मानेर और सबरी, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। कृष्णा की आपको पता होगी तुंगभद्रा मेन है ना, और मूसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई आपको कृष्णा की ट्रिब्यूटरी याद आ रही है तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। और नागार्जुन सागर जो है वो आपका कृष्णा नदी पे ही बना हुआ है, नागार्जुन सागर डैम जो है वो आपका कृष्णा नदी पे बना है, तो इसको आप याद रख सकते हैं, इसकी लोकेशन भी याद रख सकते हैं।
अब कल की न्यूज़ में एक न्यूज़ थी कि जो न्यू दिल्ली है वहाँ का पहला बैम्बू थीम पार्क जो है वो यमुना फ्लड प्लेन पे आएगा। तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बैम्बू थीम पार्क है उसका नाम है बांसेरा। याद रखिएगा, बांस बोलते हैं ना, तो बांसेरा बोलते हैं इसको, बांसेरा बोलेंगे। और ये बांसेरा कहाँ पे आएगा? यमुना फ्लड प्लेन पे बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा दैट इज़ द थिंग। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी कहा है कि लगभग 25,000 स्पेशल वेराइटीज़ जो है बैम्बू सैपलिंग्स के जो हैं उनको लाया जाएगा एंड दे विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम असम, जो कि यहाँ पे प्लांट किए जाएंगे। असम काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर बैम्बूज एंड ऑल, इसलिए उनको लाया जाएगा एंड दैट विल बी बांसेरा। याद रखिएगा, इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो कल के भी पूरे न्यूज़ आइटम्स अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ ताकि दोनों ही दिन का आपका पूरा हो जाए। कल भी गोदावरी के बारे में आया था, गोदावरी ने, और सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आया था। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज तो मैंने आज आपको बता दिए, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में बता देता हूँ। सेंट्रल वाटर कमीशन एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो कि वाटर रिसोर्स के डोमेन को हैंडल करता है, वाटर रिसोर्सेज को हैंडल करता है, ठीक है ना। सेंट्रल वाटर कमीशन नाम से ही पता है आपको, ये वाटर के ही डोमेन को करेगा। दिस अथॉरिटी प्राइमरीली वर्क्स एज एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक्सटेंडेड आर्म की तरह काम करता है, ठीक है ना। रिसेंटली 2020 में CWC ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई, यानी कि कब बना रहा होगा ये? 2020 में इसने किया, यानी कि 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। तो 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो CWC जो है वो पहले सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन कहलाता था, अभी सेंट्रल वाटर कमीशन बोलते हैं, पहले इसको सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन बोलते थे। 1945 में ये ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ये बनाया गया था, हु वाज द मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एट दैट टाइम। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेगा आप लोग। इसीलिए जो वाटर डे है उस दिन BR अम्बेडकर के 14 अप्रैल को ही वाटर डे मनाया जाता है ना, वही उस दिन इनका बर्थडे भी आता है। तो BR अम्बेडकर जी ने ये जो कंसेप्ट था CWC का वो दिया था, काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल गया, तो इसको याद रखेगा ना। दिस इज़ अ फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। आज का एडिटोरियल है कोविड-19 आर्ग्यूएबली हैज़ बिकम एंडेमिक इन इंडिया। नाउ दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल। यहाँ पे आपको 4 चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। एक है पैंडेमिक, दूसरा है आपका एंडेमिक एंड फिर एपिडेमिक, और एक है आपका जो आउटबर्स्ट, नॉर्मल आउटबर्स्ट, ठीक है ना। तो क्या होते हैं सारी चीज़ें? तो ऑथर ने बोला देखो ये सारी जो कैटेगरीज हैं दे आर एक्चुअली जियोग्राफिकल कैटेगरीज। ये क्या है? एक जियोग्राफिकल एक्सटेंट को डिटरमाइन करते हैं कौन सी कितनी ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल में आउटब्रेक की बात करूँ, तो आउटब्रेक इज अ लोकलाइज्ड इरप्शन ऑफ डिसीज, एनी डिसीज एंड एनी वायरस एंड ऑल, ठीक है ना। अगर नॉर्मलाइज्ड मैं लोकलाइज्ड लेवल पे किसी बात करूँ तो आउटब्रेक कहलाएगा, बहुत छोटे से एरिया में, ठीक है ना। वही चीज़ अगर वो पूरे किसी एक कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में फैल जाए तो हम एपिडेमिक का नाम उसको देते हैं, ठीक है ना। इट्स अफेक्ट्स द लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन अ कम्युनिटी, पॉपुलेशन और रीजन। तो ये एक कम्युनिटी में या एक पॉपुलेशन में या एक रीजन में अगर बहुत ज़्यादा कोई फैल गई तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। पैंडेमिक बोलते हैं जब वो मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड कर रहा है तो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। मल्टीपल कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट से फैल जाए तो उसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। और एंडेमिक क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इस आर्टिकल में मेन बात यही है कि आपको समझना है एंडेमिक का मतलब है कि व्हेन यू आर यूज्ड टू दैट, व्हेन समथिंग यू आर यूज्ड टू ऑफ, मतलब कि आपको वो रेगुलर पार्ट लगने लगे, अलग से कुछ ना लगे, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन दैट इज एंडेमिक। जैसे कि इंडिया में मैं अगर आपको बोलूं कि भैया मलेरिया जो है वो एंडेमिक हो गया, मलेरिया इज एंडेमिक। वंस इट स्टार्टेड एज अ पैंडेमिक, इट स्टार्टेड एज एन एपिडेमिक, बट नाउ इट इज एंडेमिक। मतलब आज आपको मलेरिया होगा भी तो यू विल थिंक इट एज अ रेगुलर डिसीज, यू विल थिंक इट एज ऑफ अ रेगुलर इलनेस। तो ऑथर ने वही बोला कि जो कोविड है आज भी उस अब इवन आफ्टर 2.5 years के बाद भी नाउ इट इज बिकमिंग अ वेरी रेगुलर थिंग, है ना। पीपल आर स्टिल गेटिंग पॉजिटिव बट नाउ द government is not harping upon it as it was doing 1 year ago, है ना। तो now people are considering it as a new normal, now people are considering it as a part of their life that they have to live with it, है ना। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस की है। now it is here to stay, जैसे कि बहुत सारे डिसीजेस हैं, चिकनगुनिया है, डेंगू है, they all started like an epidemic and pandemic only, है ना। फॉर एग्जाम्पल एड्स अगर आप देखो तो 1990s में एड्स भी स्टार्ट हुआ था एज एन एपिडेमिक, है। now HIV एड्स आर रिपोर्टेड रेगुलरली, है ना। बट
इट इज़ एंडेमिक, क्योंकि सारी सोसाइटीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को। तो कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो कहना चाहिए कि जब आप किसी चीज़ को, सोसाइटी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, इट एक्सेप्ट्स इट एज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट एक्सेप्ट्स इट एज समथिंग विच दे हैव टू डील विथ ऑन अ डेली बेसिस, देन इट विल बी नोन एज योर एंडेमिक। तो इसीलिए कोविड-19 को ऑथर ने कहा कि इट हैज़ बिकम एन एंडेमिक नाउ, ठीक है ना। तो एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक और आउटब्रेक, इनमें सारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा आर्टिकल ऑथर ने लिखा है न्यू विजन फॉर G20, ठीक है ना। तो न्यू विजन फॉर G20, देखो ये बहुत ही, वैसे अगर आप ये आर्टिकल पढ़ोगे ना तो बहुत ही उटपटांग ऊबड़ खाबड़ आर्टिकल लिखा हो, क्योंकि अभी हम यहाँ हैं फिर अचानक कुछ और डिस्कस करने लग रहा है ऑथर, फिर यहाँ है फिर कुछ और डिस्कस, मतलब कोहेरेंसी आर्टिकल में नहीं है। अगर आप पढ़ें तो मुकुल सानवाल जी, आई एम वेरी सॉरी, यू मस्ट बी वेरी लर्नड, बट वाइल व्हेन इट कम्स टू राइटिंग यू आर नॉट राइटिंग अ वेरी कोहेरेंट आर्टिकल। मतलब एक फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो मिसिंग है। बट ऑथर ने मोटा मोटा क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोटा मोटा ऑथर ने बोला कि देखो सारी कंट्रीज में इस समय प्रॉब्लम है। अगर आप इकोनॉमिकली प्रॉब्लम देखें तो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है हर कंट्री में। यूरोप में स्लो डाउन है, अमेरिका में स्लो डाउन है, रिसेशन, अमेरिका तो रिसेशन में एंटर कर चुका है, टेक्निकली रिसेशन में एंटर कर चुका है। इंडिया में भी ऑलरेडी अपनी समस्याएं हैं। फिर पैंडेमिक की समस्या अपने आप हमने देखी किस तरीके से कोविड-19 की समस्या है। हमने यूक्रेन वॉर, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देखा, इन सारी चीज़ें की ना। ऑथर सेज कि देयर आर फ्यू फील्ड्स जिसमें हमको एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। पहले तो ऑथर ने कुछ फील्ड्स बताई हैं जहाँ पे हमको फोकस करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ ऑथर ने बताया कि भाई कंट्रीज़ को कोऑपरेट करने की जरूरत है ना। कंट्रीज हैव टू कोऑपरेट अ लॉट, है ना। बहुत हुआ ये कॉम्पिटिटिव टच बहुत हो गया, लेकिन नाउ वी हैव टू कोऑपरेट इफ वी वांट टू सक्सीड, है ना। एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू कोऑपरेट इन द ग्रुपिंग्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल G20 इज अ वेरी गुड ग्रुपिंग which involves 20 countries which includes emerging countries also, which includes developed countries also. So it's a mix of emerging and developed countries. Just like BRICS, इन्होंने BRICS भी कहा कि भाई BRICS हो गया, G20 हो गया, G7 लेवल पे हो गया। तो ऐसे लेवल पे हमको कोऑपरेट करने की जरूरत है और एक दूसरे के साथ जो प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वी हैव टू शेयर दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि देखो कुछ कॉमन कंसर्न्स है वर्ल्ड के जो सबके लिए, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के लिए है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन कंसर्न्स क्या क्या हैं। तो पहला ऑथर ने कहा कि भाई कॉमन कंसर्न सबसे पहला तो ये है कि देयर इज, पहले तो हमको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि हम सभी वी आर ऑन द सेम बोट, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑन द सेम पेज, वी आर ऑन द सेम बोट। एंड जब हम ये चीज़ समझेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इकोनॉमीज आर नो लॉन्गर टू बी कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं पहले उनको सोर्स ऑफ प्रॉब्लम समझा जाता था। ऑथर ने कहा पहले इकोनॉमीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, दे वर कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, बट नाउ दे आर नॉट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, रादर दे हैव बिकम सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हमको ये भी चीज समझनी पड़ेगी, तभी हम कोऑपरेट एक दूसरे के साथ कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्रोवाइड अ वेरी गुड मॉडल फॉर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस व्हिच इज सुटेबल फॉर द 21st सेंचुरी, ठीक है ना। जहां पे एक दूसरे स्टेट्स के बीच में बहुत नैरो गैप है एंड वन पावर विल नॉट बी शेपिंग द एजेंडा। ये हमको समझने की जरूरत है कि दिस इज द वर्ड ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में हमको ये समझने की जरूरत है कि वन पावर विल नॉट बी शेपिंग द एजेंडा, वन पावर विल नॉट बी शेपिंग द एजेंडा। तो हमको ये भी समझ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना, वी हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अब ऑथर ने कहा देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, देखो मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत कोहेरेंट आर्टिकल नहीं है। अभी क्या बता रहा है, अब अगला देखो पॉइंट ये अलग चेंज कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी बिल्डिंग ऑन द ग्लोबल कंसेंसस इन वियना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो बस आपको लिए तो एक फैक्ट हो जाएगा कि वियना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स कब का है, 1993 का है, ठीक है ना। जिसने कहा था कि देयर इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स, मतलब कि ह्यूमन राइट्स जो है वो इनडिविजिबल है, और चाहे वो सोशल राइट्स हो, इकोनॉमिक राइट्स हो, पॉलिटिकल राइट्स हो, दे शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना। तो वियना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1993 याद रखिएगा, वियना डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1993, यू रिमेंबर दिस, ठीक है ना। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत है। अब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत कहां पर है, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है आपको क्लाइमेट चेंज के लिए, इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए, ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्रॉप वेराइटीज में नई क्रॉप वेराइटीज को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजों में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना।
देन यू हैव टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको पोटेंशियल भी डेवलप करना है, उसको हार्नेस करना है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर द फ्यूचर, है ना, दे आर द फ्यूचर नाउ, एंड यू हैव टू डेवलप देम एज अ यूनिवर्सल सर्विस, है ना। यूनिवर्सल सर्विस मतलब कि अब आपको फिजिकल कनेक्टिविटी के बियॉन्ड जाना है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में। नाउ यू हैव टू कनेक्ट डिजिटली एज वेल, आपको सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, गवर्नेंस में आपको बहुत मदद मिल जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज ऑथर ने यहाँ पे बताई है। नेक्स्ट फ्रंटियर जो है इन कंट्रीज के लिए ऑथर ने दिया है वो स्पेस है, कि स्पेस इज द न्यू थिंग विच इज बिग एंड स्पेस में आपको कोऑपरेट करने की जरूरत है। जो हम स्पेस डेबरी और ये सब कैसलर सिंड्रोम की बात करते हैं ना, ये सारी चीजें आपको दूर कब कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि कहाँ पे क्या है। इनफैक्ट स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज अगर आप प्रॉपरली करें तो आप डिजास्टर्स को ट्रैक कर सकते हैं, क्लाइमेट को, वेदर को आप फोरकास्ट प्रॉपरली कर सकते हैं, है ना। आपकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरी कंट्रीज का सपोर्ट लो, नासा से मदद लो भाई, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कोऑपरेशन का है, जिसमें कोऑपरेट करने की जरूरत है, वो है पब्लिक हेल्थ। ऑथर ने कहा पब्लिक हेल्थ इज अनदर मेजर इशू। अभी भी जो गरीब लोग हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी कि उनके जेब से निकलने वाला जो पैसा है हेल्थ के मामले में वो बहुत ज़्यादा है, पर जितनी की कमाई नहीं उससे ज़्यादा वो हेल्थ में खर्चा कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर उनको प्रोवाइड करें कुछ ऑप्शंस टू डिसाइड, और वहाँ पर उनके पास कुछ रहे जिसका यूज़ करके वो कमा सकें, खा सकें, ठीक है ना। एंड इसके अलावा एक ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि उन्होंने विच इज़ considered by G20 in 2011 needs to be revised to be paid to a green technology fund for least developed countries। तो उन्होंने कहा कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स आप लगाओ, ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑलरेडी G20 ने 2011 से इसकी बात की हुई है, और इसको लगाओ, तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स को लगाओ और इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड में डालो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की मदद करने के लिए, ठीक है ना। तो मुकुल सानवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो कभी देखें इस वीडियो को तो कृपया करके जब आर्टिकल लिखा करें तो एक फ्लो में लिखा करें, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द एनालाइजर टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो उनको तो मतलब क्या ही समझ में आएगा। द न्यू यूएस बिल ऑन क्लाइमेट एक्शन, अब यहाँ पे नया यूएस बिल आया है। तो 7 अगस्त को यूएस सीनेट ने एक बिल अप्रूव किया जिसका नाम है इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, IRA एक्ट 2022। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022, ठीक है ना। तो अगर आपसे इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पूछे कौन सी कंट्री ने लेकर के आया है तो यूएसए लेकर के आया है इसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। एंड टाई ब्रेकिंग के थ्रू इसको पास किया गया, है ना। रिपब्लिकन्स ने इस बिल को अपोज किया था, कुछ डेमोक्रेट्स ने भी अपोज किया था। इसके अलावा इस बिल को कई जो आपके क्लाइमेट चेंज वाले हैं वो भी अपोज कर रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल वाले हैं वो भी अपोज कर रहे हैं ना। तो मतलब कल आके कहना चाहिए इस बिल से कोई खुश नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। IRA हैज स्पेशल फोकस ऑन क्लाइमेट हेल्थ। अब जो ये IRA है इसका फोकस क्लाइमेट के लिए भी है, हेल्थ केयर के लिए भी है, टैक्स प्रोविजंस के लिए भी है, और ये सारी चीजें वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन रिडक्शन, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। उन्होंने कह रहे हैं इन्फ्लेशन को टारगेट भी करेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी प्रिवेंट करेंगे, है ना। तो द बिल मार्क्स द लार्जेस्ट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एम टुवर्ड्स मेकिंग यूएस अ लीडर इन क्लीन एनर्जी। तो यूएसए को लीडर इन क्लीन एनर्जी बनाने के लिए $369 बिलियन का पैकेज दिया गया है फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट होने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन किया जाएगा टू लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स टू गो इलेक्ट्रिक एंड सीक्स टू लोअर द एनर्जी बिल्स ऑफ अमेरिकन हाउस होल्ड्स। एक टैक्स डिडक्शन किया जाएगा टू लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स, कम किया जाएगा टैक्स ताकि वो इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करें, एंड एनर्जी जो बिल्स हैं उनके जो अमेरिकन हाउस होल्ड्स के उनको कम करने के लिए। इट ऑल्सो एम्स टू बोल्स्टर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हीट पंप्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स और हीट पंप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का भी एम है इसकी के अंदर। फिर इसके अलावा बिल प्रोवाइड्स फंडिंग टू बेनिफिट फ्रॉम जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज से फायदा निकालने के लिए कहा गया है कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, रिस्क को मिटिगेट करना है, एक्सट्रीम हीट इन सब का, है ना। तो ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट की हैं, दैट शुड हैपन, ठीक है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं और क्या बोला गया है। तो इस बिल में ये सारी चीजें, तो ये IRA बिल याद रखना। अब लोग इससे खुश क्यों नहीं है? देखो, फॉसिल फ्यूल वाले इसलिए नहीं खुश है क्योंकि उनकी रोजी रोटी जाएगी, है ना। थर्मल पावर प्लांट बंद होंगे, वहां पे जो लोग काम करते हैं वो उनका दिक्कत होगा। फिर क्लाइमेट एडवोकेट्स ने भी क्रिटिसाइज किया बिल को क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को कपल कर दिया विद द विच इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उन्होंने कहा कि भाई जब आप यू आर कपलिंग डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना,
डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में वो कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। जैसे कि उन्होंने कहा कि लैंड लीजिंग फॉर ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग तो आप अलाउ कर ही रहे हो, तो ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग आप करोगे तो फिर वहां से क्लाइमेट कैसे प्रोटेक्ट होगा, है ना। तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल सेक्टर को, मतलब बिल में कुछ गिव अवेज फॉसिल फ्यूल सेक्टर के लिए भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये बिल बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में है ना। दैट इज अ वेरी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ बिल एंड दैट इज व्हाई पीपल आर अपोजिंग इट। जो नहीं जान रहे वो भी अपोज कर रहे हैं, जो जान रहे वो। बट आपको तो याद रखना है IRA बिल कहाँ का है, USA का है, ज़्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे अप्रोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 आया है, जिसको कि जो किसान मोर्चा है, किसान फ्रंट है, ये सब इसको अपोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूं। इस बिल की शुरुआत हुई थी 2003 में, मतलब इसके शुरुआत हुई थी 2003 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने इसको किया था ताकि जो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें जो टैरिफ है उसको मतलब रेगुलेट किया जा सके, उसको थोड़ा सा प्रॉपर कंसोलिडेट किया जा सके। तो उस समय जब ये एक्ट आया था तो उसमें क्या किया गया था, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया गया था, प्लस एक सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी, क्रॉस सब्सिडी। 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने जैसे इसमें क्रॉस सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। क्रॉस सब्सिडी किसके लिए प्रोवाइड कर दी कि भाई जो पुअर होंगे उनके बिल में कम किया जाएगा, उनको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। अब अभी जब ये अमेंडमेंट बिल आया है ना, तो यहाँ लोगों का सबसे बड़ा डर ये है कि जो ये सब्सिडी है, जो क्रॉस सब्सिडी है, जो लोगों को मिल रही है, जो गरीब लोगों को, किसानों को, इन सबको मिल रही है, बिल में जो माफी मिल जाती है, वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। इनको ऐसा डाउट लग रहा है, ठीक है ना। दैट इज द रीजन व्हाई बेसिकली पीपल आर अपोजिंग दिस बिल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरी चीज़, इस बिल को इसलिए भी अपोज किया जा रहा है कि कुछ इसमें चेंजेस ऐसे हैं जिनसे जो सेंटर का इंटरवेंशन है, स्पेशली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, जो कि एक डोमेन है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन किसका डोमेन है, स्टेट गवर्नमेंट का है। अब स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है, लेकिन इसमें जो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। जैसे क्लॉज 5 है, क्लॉज 5 है वो एक सेक्शन 14 कमेंट करता है और वो जो है बेसिक क्राइटेरिया बनाता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। अब अमेंडेड बिल कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी कि वो क्राइटेरिया बता सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये एक तरीके से इंटरफेरेंस है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का इन द स्टेट पावर, है ना भाई। जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले रहा है कि हम बताएंगे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो दैट इज द मेजर इशू विच इज देयर, है ना। एक और क्लॉज है, जैसे क्लॉज 11 है, इट अमेंड्स द क्लॉज सेक्शन 42 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, जो कि बोलता है कि इट विल फैसिलिटेट द ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस इन द सेम एरिया एंड टू अवॉइड पैरेलल नेटवर्क एंड ऑप्टिमाइज यूसेज ऑफ द डोमेस्टिक नेटवर्क, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इट विल व्हाट इट विल डू, इट विल फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज। बहुत सारे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज आ जाएंगे सेम एरिया में, है ना, एंड रहते हैं जहां पे, ठीक है ना। तो ये जो पैरेलल ऑपरेशंस कुछ करने लगते हैं उसको अवॉइड करना है, पैरेलल नेटवर्किंग को अवॉइड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ऑप्टिमम यूज हो। तो बेसिकली उसके लिए अमेंड किया जा रहा है इसको, ताकि इसको मैनेज किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके। बहुत जैसे मान लो 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंसीज हैं, अब मान लो ये अपने मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नहीं हो पाएगा। तो उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है अमेंडमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कहता है भाई आप हमारे डोमेन में इंटरफेयर मत करो। क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, मतलब क्रेडिबिलिटी ऑफ यूएन सैंक्शंस रिजीम एट ऑल टाइम लो। यहाँ पे एक हमारे डिप्लोमेट है जिन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि जो यूएन के सैंक्शन से बहुत ही उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। चाइना और पाकिस्तान को आप लेवरेज दे रहे हैं, अफगानिस्तान को आप लेवरेज दे रहे हैं, और वहीं पे जैसे दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप डबल स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं। तो यू आर कीपिंग डबल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय अवर रुचिका कंबोज जी, उन्होंने ये चीज़ बोली, इसको याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन फिल्म ट्रीटी। अब यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है साइनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी, ऑडियो वीडियो को प्रोडक्शन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी की है एंड जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स बिटवीन द टू कंट्रीज, ये फैसिलिटेट करेगा जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स, ठीक है ना। द ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटीज आर इनेबलिंग डॉक्यूमेंट्स विच फैसिलिटेट को प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स बिटवीन टू कंट्रीज, है ना, को प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक ऐसा एम्ब्रेला अरेंजमेंट है, जैसे आजकल बहुत सारी इंडिया की मूवीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, मतलब शूट हो रही हैं। तो ऐसे बहुत सारी, जब को प्रोडक्शन ट्रीटी आपने साइन कर ली तो इट विल प्रोवाइड वेरियस एग्जॉटिक लोकेशंस, उनके टैलेंट पूल, उनके रिसोर्सेज का आप यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, डेस्टिनेशंस का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस।
प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अब ये जो स्कीम है बेसिकली 2015 में लॉन्च की गई थी। इसका एम था कंस्ट्रक्टिंग ओवर 112 करोड़ होम्स बाय 15 अगस्त 2022। 2015 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और इसका एम था पूरा, वैसे पीएम आवास योजना का एम था 112 करोड़ घरों को बनाना, ठीक है ना, सिर्फ अर्बन का नहीं, लेकिन इसका पूरा एम था। अब इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है ना, और अब कह रहे हैं कि इसको 2024 तक, यानी कि इलेक्शन के ईयर तक इसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जाए, है ना, दिसंबर 2024 तक इसको एक्सटेंड किया जाए, है ना, ताकि इलेक्शन भी जीता जा सके और आपका जो घर है वो भी बन जाए। 102 करोड़ घर ऑलरेडी ग्राउंड किए जा चुके हैं, है ना, सैंक्शन 122 करोड़ घर हो चुके हैं और 102 करोड़ उसमें से घर ऑलरेडी हो चुके हैं ना। तो ये टारगेट पूरा करने के लिए 134 करोड़ घरों का टारगेट पूरा करने के लिए इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आरबीआई टारगेट्स अनफेयर मेथड्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग विद न्यू नॉर्म्स। अब यहाँ पे देखो डिजिटल लेंडिंग क्या है, कई ऐप्स ऐसे आने लगे जो आपको बोलते हैं कि भाई 5,000 ले लो, हमसे ले लो, फ्री में ले लो, फिर वो आपको ट्रैप कर लेते हैं ना, आपको ट्रैप करके आपकी पूरी जायदाद बिक जाती है उस 5,000 के चक्कर में। तो ये अनफेयर डिजिटल लेंडिंग हो गई है ना। इसको सही करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि भाई कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए जाए जिसमें रेगुलेटेड एंटिटीज़, यानी जैसे बैंक्स हैं या कोई आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी, जिसमें कि है ना, तो ऐसी ही रेगुलेटेड एंटिटीज़ ही जिसमें ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कर पाएँ, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के क्या एम बनाया जा रहा है, एम ये है कि जो ट्रांजैक्शन है इस तरीके से वो केवल उन बैंक अकाउंट्स में होगा। बैंक अकाउंट ऐसे होने चाहिए जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ के हों, यानी कि या तो बैंक के हों या फिर आपके एनबीएफसीज के हों, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो केवल ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज़ के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है ना। डिजिटल लैंडिंग चैनल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है और उसको अगर रेगुलेट नहीं किया गया तो ये एक मेनेस भी क्रिएट कर सकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। लास्ट आर्टिकल ये भी देख लीजिए, अभी इसरो ने एसएसएलवी यूज़ किया था। एसएसएलवी 7 अगस्त को गया था, है ना, एसएसएलवी D1 जिसको बोलते हैं, EOS-2 मिशन था। इसमें हमारी 2 सैटेलाइट्स थी इंपॉर्टेंट, एक थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2 यानी कि EOS-2 एंड एक दूसरी थी आज़ादी सैट EOS-2 और एक आज़ादी सैट थी। ये मिशन था बेसिकली लो सर्कुलर और जो लोअर सर्कुलर ऑर्बिट था वहाँ पे प्लेस करना था इसको, ठीक है ना। लगभग 350 किलोमीटर की हाइट थी। दिक्कत क्या हो गई, ये मिशन क्यों फेल हो गया? ये मिशन इसलिए फेल हो गया क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट के पहले एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पड़ता है, ये एलिप्स हो गया। सर्कुलर तो ऐसा है, एक आपका ये एलिप्टिकल ऑर्बिट भी है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये प्लेस कर दी इन्होंने सैटेलाइट। गलती यहाँ पे हो गई कि इन्होंने सर्कुलर ऑर्बिट की जगह एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब आप पूछे कि भाई अगर सर्कुलर की जगह एलिप्टिकल में कर दी तो क्या दिक्कत है? तो वो सर्कुलर में क्या प्लस फंडा, अगर आपने एंगल बना करके रखा है तो क्या ना, तो अगर आपने एंगल में, तो सर्कुलर में चूंकि पूरी साइड्स जो है वो सेम उसमें रहती हैं, एक यूनिफॉर्मिटी में रहती हैं, इसलिए वो एंगल में प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर आपने कैमरा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रख दिया तो इन प्लेसेस में जो कैमरे का एंगल है वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है और फिर जो उसका एम रहता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो पर्पस ऑफ द मिशन वाज बेसिकली टू प्लेस द सैटेलाइट्स इन द सर्कुलर लोअर अर्थ ऑर्बिट 350 किलोमीटर में, लेकिन गलती से ये क्या हो गया, इट वाज पुट इन द आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट। Therefore these satellites are considered to be lost and therefore ये मिशन हम फेल मान रहे हैं, we are considered, है ना, याद रखेगा। तो ये देखो यही लिखा है, द एलिप्स और द ओवल सरफेस इज व्हाट, इट इज इलोंगेटेड इन वन डायरेक्शन एंड कंप्रेस्ड इन अनदर, है ना, जिसको मेजर और माइनर एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप कैमरा सेट करते हो इट चेंजेस वेरी फ्रिक्वेंटली, है ना। और दूसरी चीज जब वो भी आपका कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें ड्रैग कम रहता है, लेकिन आपका जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें ड्रैग ज्यादा रहता है, ठीक है ना। उसमें जो फोर्स लगता है वो भी ज्यादा लगता है ग्रेविटी का, और दूसरा आपका जो उसमें ड्रैग है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ज्यादा है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। अब देखो क्यों हमने GSLV और PSLV का यूज़ नहीं किया, तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या GSLV जियोसिंक्रोनस है, ये बहुत पावरफुल है और ये ह्यूज लोड्स को कैरी करने के लिए हैं। अगर अर्थ के मतलब आपको 36,000 किलोमीटर पर रखनी होती सैटेलाइट तो आप जरूर GSLV का यूज़ करते हैं, बट अभी जब आपको सिर्फ लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखनी है तो आपको इतनी पावर की सैटेलाइट्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है ना। तो आपको कैसी जरूरत है, आपको SSLV की ही जरूरत है, और इसी कारण से SSLV का जो सक्सेसफुल यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब देखते हैं कि इसरो किस तरीके से इसमें आगे आता है।
अगली एक और न्यूज कल की थी बांग्लादेश की रिवर वाटर डील के बारे में। तो यहाँ पे दो नदियों के बारे में आया है, मैं आपको बता दूं। एक है कुशियारा नदी, याद रखिएगा कुशियारा रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर इन बांग्लादेश एंड असम, है ना। इट फॉर्म्स ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एज अ ब्रांच ऑफ द बराक रिवर। ये कुशियारा रिवर याद रखिएगा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बनती है एज अ ब्रांच ऑफ बराक रिवर एंड इट सेपरेट्स इनटू कुशियारा एंड सूरमा। बराक ही सेपरेट होती है कुशियारा और सूरमा के नाम से। तो कुशियारा इट फ्लोज फ्रॉम असम इनटू बांग्लादेश, याद रखिए इट फ्लोज फ्रॉम असम इनटू बांग्लादेश। एंड इसमें अभी एक इंडिया और बांग्लादेश इसमें एग्रीमेंट कर रहा है कुशियारा वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। दूसरा तीस्ता वाटर रिवर का भी डिस्प्यूट सॉल्व करना। तीस्ता रिवर क्या है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना रिवर, जिसको ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी है एंड इट फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश। ये हिमालयाज चूनथांग सिक्किम में जगह है, वहां पे तीस्ता राइज करती है, साउथ की तरफ जाती है शिवालिक हिल से होते हुए, दार्जिलिंग से होते हुए फिर आपका ये चली आती है पूरा, इट गोज इनटू द बांग्लादेश पार्ट एंड ऑल, है ना। तो तीस्ता काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। पहले जो तीस्ता थी 70 मतलब जो तीस्ता का ओरिजिनल अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनली वो पद्मा रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, लेकिन फिर इसने कोर्स चेंज कर लिया, है ना। 1787 के आसपास कोर्स चेंज किया और फिर अब ये जमुना यानी कि बांग्लादेश की ट्रिब्यूटरी हो गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। 4.5 लाख पोस्टल स्टाफ वर्कर्स कल स्ट्राइक पे थे। आपको बता दूं कि राइट टू स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। हालांकि इट कैन बी कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी लीगल राइट बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। सो दैट इज इट फॉर द डेज न्यूज एनालिसिस फ्रेंड। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।